नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष मिश्र आज आपके साथ विचार विमर्श करने के लिए हूँ शिक्षा, संप्रत्यय, प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत शिक्षा के सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर। इसके अंतर्गत हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से शिक्षा की समझ को, सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही शिक्षा की समझ हेतु मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से स्थानांतरण और सामाजिक मनोवैज्ञानिक गुणधर्मों की समझ। सबसे पहले बात करते हैं मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के बारे में। शिक्षा हम सब जानते हैं मानव व्यवहार के परिमार्जन का कार्य करती है, मानव व्यवहार को परिष्कृत करती है और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है साइकोलॉजी, वो साइक और लोगस से मिलकर बना हुआ है। साइक का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, यानी आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। लेकिन एक समस्या, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना, यह एक ऐसी वैज्ञानिक समस्या थी जिसके कारण मनोविज्ञान ने आत्मा के विज्ञान के रूप में अपना स्थान परिवर्तित किया और उसने मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में आरोपण किया। पर समस्या तो वही बनी रही। मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, और मन और मस्तिष्क के अस्तित्व को, उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना, यह चुनौती अपने आप में बनी रही। और फिर एक बात और थी कि जो मन है उसकी तीन अवस्थाएं हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। मन चेतन का प्रतिनिधित्व करता है। मनोविज्ञान ने मन या मस्तिष्क के विज्ञान से चेतना के विज्ञान के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की। लेकिन यहां फिर एक समस्या वही बनी रही कि जो मन है वो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन तीनों से प्रभावित होता है। जैसा कि हमें याद है, सिगमंड फ्रायड ने यह बात कही कि हमारा जो अर्धचेतन है और अचेतन है वह बड़ा प्रभाव रखता है। और यहां तक कि अगर हम बर्फ को पानी के एक टब में डुबोएं तो जो बर्फ का जो टुकड़ा है वो 7/8 हिस्सा पानी के अंदर रहता है और 1/8 हिस्सा बाहर रहता है। यानी जो बाहर वाला हिस्सा है वो चेतन मन है और जो अंदर वाला 7/8 हिस्सा है वो अचेतन और अर्धचेतन का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि अर्धचेतन और अचेतन भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसी दशा में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में बने रहने में असुविधा हुई, क्योंकि वो तो अचेतन और अर्धचेतन की उपेक्षा करता नजर आ रहा था। मनोविज्ञान ने फिर अपना जो अध्ययन या कह लें अपना जो स्थान बनाया वह फिर व्यवहार का विज्ञान बनाया, यानी व्यवहार में चेतन, अचेतन और अर्धचेतन तीनों का समावेश करते हुए, और इस प्रकार मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। हम कह सकते हैं कि आत्मा के विज्ञान के रूप में शुरू हुई यात्रा मन या मस्तिष्क का विज्ञान होते हुए, चेतना का विज्ञान होते हुए व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित हुई। यानी मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन और शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन। तो स्वाभाविक बात है दोनों की संगति तो बनेगी ही, क्योंकि एक तरफ हमें व्यवहार का परिमार्जन करना है और दूसरी तरफ व्यवहार का अध्ययन हमें बताएगा कि व्यवहार कैसा है और किस प्रकार के परिमार्जन की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र बना जहां मनोविज्ञान के ज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोगात्मक अध्ययन प्रारंभ हुआ। यानी मनोविज्ञान के सिद्धांतों और तकनीकों के द्वारा मानवीय व्यवहार को समझकर उसके अनुरूप शैक्षिक वातावरण निर्माण का कार्य किया जाता है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताता है और शिक्षा उसे
उस व्यवहार को परिमार्जित करने का ध्येय बताती है, रास्ता बताती है, मार्ग बताती है। तो देखा जाए तो दोनों अंतर संबंधित होकर एक बड़े व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के, अधिगम प्रक्रिया के संपूर्ण घटकों तक मनोविज्ञान, और विशेष रूप से कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहुंच हमें बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चाहे वह अधिगम का क्षेत्र हो, या अनुभव का क्षेत्र हो, या शिक्षण का क्षेत्र हो, हर उस स्थान पर हमें उसकी प्रतीति बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से होती है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों के माध्यम से व्यक्ति का अध्ययन करता है, और भी बहुत सारी विधियां हैं। इनमें जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण विधि है, महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कह सकते हैं एक सहज स्वाभाविक विधि है, जिसे हम कहते हैं अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। यह आत्मा के अवलोकन की, अपनी मानसिक स्थिति के अवलोकन की, स्वयं के अवबोध की, स्वयं के निरीक्षण की विधि है। विलियम वुंट ने इस विधि का प्रवर्तन किया और उस पर काफी प्रकाश डाला और कहा कि ये सबसे सरल और उपयोगी विधि है। यहां अन्वेषक और जिस चीज का अन्वेषण किया जाना है, जिसका अध्ययन किया जाना है, दोनों एक ही है। इसलिए किसी प्रयोगशाला या किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। यहां ये जो मन या मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क है, वही तो उपकरण है। और इस अपने स्वयं के उपकरण से स्वयं के बारे में अध्ययन करना, स्वयं के अनुभव को प्राप्त करना, ज्ञात करना, यही तो अंतर्दर्शन विधि की विशेषता है, कार्य है। पर इसकी एक सीमा है। सीमा क्या है कि स्वयं के व्यवहार का अध्ययन करना बड़ा ही दुरूह कार्य है। स्वयं को जानना अपने आप में कठिन कार्य है। और दूसरे, इस विधि के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित होते हैं, उनकी विश्वसनीयता और वैधता की समस्या है। आपने अपने मन रूपी यंत्र का उपयोग करके स्वयं के बारे में जो बात बताई, उस पर विश्वास कैसे किया जाए, उसकी विश्वसनीयता कैसे रहे, वैधता कैसे उसकी स्थापित हो, यह एक अपने आप में बड़ी समस्या है। क्योंकि यहां वस्तुनिष्ठता का अभाव है, व्यक्तिनिष्ठ पद्धति है। ये जो अवलोकन करता है उसके मस्तिष्क पर आश्रित है, और इसलिए हम कहते हैं ये मूलतः व्यक्तिनिष्ठ विधि है। हाँ, एक समस्या और है कि ये सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। विशेष रूप से बच्चों के लिए, जो स्वयं के मस्तिष्क के माध्यम से स्वयं का अवलोकन करने में अपने को समर्थ नहीं पाते। इसी प्रकार से असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों के लिए, इस तरह से कह सकते हैं कि यद्यपि यह विधि बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोग में लाई जाती है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। इन सीमाओं को देखते हुए एक दूसरी महत्वपूर्ण विधि, जिसे बहिर्दर्शन कह सकते हैं, जिसे अवलोकन कह सकते हैं, जिसे निरीक्षण कहते हैं, यह विधि शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। यह शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयुक्त सर्वाधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण विधि है, लोकप्रिय विधि कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत ध्यान पूर्वक अवलोकन करना। अवलोकन या निरीक्षण के दौरान हम अपनी ही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं। कैसे करते हैं, इसके चरण क्या हैं? हम पहले तो व्यवहार का अवलोकन करते हैं, फिर जो अवलोकित व्यवहार है उसका विश्लेषण और व्याख्या करते हैं, और फिर परिणामों का सामान्यीकरण। ये जो अवलोकन या निरीक्षण या बहिर्दर्शन है, ये कई प्रकार का हो सकता है। औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है, सहभागी या असहभागी हो सकता है, यानी हम उस अवलोकन में स्वयं सहभागी भी हो सकते हैं और तटस्थ भूमिका निभाते हुए असहभागी अवलोकन भी कर सकते हैं। अंतर्दर्शन की तुलना में यह अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है, विश्वसनीय है, वैध है। एक ही व्यवहार का निरीक्षण भिन्न भिन्न अवलोकनकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है।
और इसलिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का वस्तुनिष्ठ संग्रहण और विश्लेषण संभव है। पर सीमाएं तो हर विधि की हैं, इसकी भी अपनी सीमा है। पर अंतरदर्शन की तुलना में यह ज्यादा कह सकते हैं वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। लेकिन अवलोकनकर्ता का प्रशिक्षित होना तो आवश्यक है, नहीं तो व्यक्तिनिष्ठता का दोष आ जाएगा, क्योंकि यहां भी अवलोकन तो व्यक्ति ही कर रहा है। अगर वह प्रशिक्षित नहीं होगा तो व्यक्तिनिष्ठता का दोष यहां आने की संभावना है। कभी कभी जिसका हम अवलोकन कर रहे होते हैं वह बड़ा कृत्रिम व्यवहार करता है। जब आप समझ जाता है कि कोई हमारा अवलोकन कर रहा है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, स्वाभाविक नहीं रह जाता। अब उस कृत्रिम व्यवहार से निष्कर्ष प्राप्त करना और यह समझना कि कब वह व्यक्ति कृत्रिम व्यवहार कर रहा है और कब सहज व्यवहार कर रहा है, यह अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और कई बार जब हम अवलोकन कर रहे होते हैं तो हमारे अपने स्वयं के मूल्य, विश्वास, मान्यताएं वो भी उसमें समाहित हो जाती हैं और वो बड़ी प्रभाव डालती हैं, प्रभावित करती हैं। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है और बहुत ही कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, वह है प्रायोगिक विधि, जिसमें बहिर्दर्शन की उन सीमाओं का भी थोड़ा निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जो प्रायोगिक विधि है या प्रयोग है वो क्या है, वह भी तो नियंत्रित दशा में व्यवहार का निरीक्षण ही तो है। जब हम नियंत्रित दशा में व्यवहार का निरीक्षण करते हैं तो उसे हम प्रायोगिक विधि कहते हैं या प्रयोग कहते हैं। इसमें किसी निश्चित परिस्थिति, दशा या मानव व्यवहार से संबंधित किसी विचार, विश्वास, घटना का वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाता है। और इसलिए यह बिल्कुल वैज्ञानिक विधि है। वैधता और विश्वसनीयता इसका प्रमुख गुण है। इसके माध्यम से हम वैध और विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं और इसके द्वारा विश्वसनीय निष्कर्ष और निष्कर्षों की जांच भी संभव है। कैसे कर सकते हैं? प्रायोगिक विधि के चरण क्या होंगे? पहले तो हमें कोई समस्या पहचानना होगा, यानी समस्या की पहचान। अब जब समस्या पहचान ली तो संभावित समाधान की ओर जाना होगा, यानी परिकल्पना का निर्माण। फिर हमें यह देखना होगा कि स्वतंत्र और परतंत्र चर कौन कौन से हैं, यानी स्वतंत्र और परतंत्र चरों का निर्धारण। फिर प्रयोग की स्थितियों पर नियंत्रण, कितना नियंत्रण होगा, कहां नियंत्रण होगा, कैसे नियंत्रण होगा, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रायोगिक डिजाइन की, जिसे हम शोध प्राकल्प कहते हैं, शोध डिजाइन कहते हैं। और फिर प्रयोग के आधार पर जो परिकल्पना है उसकी या तो पुष्टि होगी, जांच होगी, निष्कर्ष जो प्राप्त होगा उसके आधार पर फिर सामान्यीकरण, उसके आधार पर हम निष्कर्ष को सामान्यीकृत करके अपने परिणाम तक पहुंचते हैं। पर यहां भी सीमाएं हैं। एक तो प्रयोग में कृत्रिमता आने की संभावना रहती है। कई बार कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण या यूं कहने प्राकृतिक परिस्थितियों का भी नियंत्रण संभव नहीं हो पाता है। और कई बार प्रयोज्य सहयोग नहीं करते, उनका सहयोग प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। कई बार प्रयोग की जो शारीरिक और मानसिक दशा है वह बड़ा प्रभाव डालती है। प्रयोज्य की आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता, वह समस्या पैदा करता है। और कह सकते हैं स्थान की, ऊर्जा की, समय की, विशेषज्ञता की ये सीमाएं तो है ही। एक और विधि बड़ी महत्वपूर्ण है जो बहुत प्रयोग की जाती है, सर्वेक्षण विधि, जिसके द्वारा किसी समूह के प्रतिमान, उसकी स्थिति, उसके व्यवहार या गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है। हाँ, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार ये इसके प्रमुख उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है। इसके अतिरिक्त नैदानिक विधि का भी शिक्षा मनोविज्ञान में बड़ा प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से कुछ समायोजित व्यक्ति हैं, कुछ समायोजित बालक हैं, उनकी समस्याओं के अध्ययन के लिए, जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूहों की समस्याओं का
उनको पहचानना, उनका निदान करना, उनका विश्लेषण करना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, जिससे कि उनका समाधान किया जा सके। एक अन्य महत्वपूर्ण विधि है जिसे हम केस स्टडी कहते हैं, वृत्त अध्ययन विधि कहते हैं। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण विधि है शिक्षा मनोविज्ञान की, जिसके माध्यम से किसी इकाई का विस्तृत अध्ययन संभव होता है। जो चयनित वृत्त या प्रकरण है उसकी समस्या से संबंधित विस्तृत अध्ययन करने की यह विधि है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी अन्य विधियां भी हैं, जैसे तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, अन्य विधियां हैं जिनका हम समय समय पर उपयोग करते हैं। आइए बात करते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की। हम सब जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उसके व्यवहार, चिंतन और अनुभूति प्रभावित होते हैं। इसलिए मानव के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। व्यक्तियों का व्यवहार, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे उनकी बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति, चिंतन, विश्वास तंत्र, सामाजिक परिवेश, इन सब का अध्ययन किस परिप्रेक्ष्य में? समाज में उनके जो जीवन जी रहे हैं, समाज में जो समायोजन कर रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में। और इस रूप में कह सकते हैं मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में सामाजिक मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, या यूं कहने विकास होता है, जिसमें व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, या यूं कह लें कि सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति कैसे दूसरे से प्रभावित होता है, कैसे किसी का विश्वास तंत्र, उसका परसेप्शन, उसका प्रत्यक्षीकरण प्रभावित कर देता है, कैसे व्यक्ति की चिंतन, उसकी भावनाएं, उसकी क्रियाएं प्रभावित होती हैं, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, वह व्यक्ति समाज पर कैसे प्रभाव डालता है, यानी सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में उसका अध्ययन। सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार के कारणों का अध्ययन करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि किसी व्यक्ति के विचार, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति, रुचि क्या है और उसकी ये जो विचार, मूल्य, अभिवृत्ति, यह वह किन आधारों पर स्वीकार करता है, समाज के लिए उसकी क्या सोच है, समाज के लिए उसकी क्या दृष्टि है और समाज के द्वारा वह किस प्रकार प्रभावित होता है। हम दूसरों की पसंद नापसंद कैसे जान सकते हैं, दूसरों से कैसे प्रभावित हो जाते हैं, क्यों प्रभावित हो जाते हैं? सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सब बातों को जानने का प्रयास किया जाता है। हम ये जानने का प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत कि कैसे सामाजिक जीवन वैयक्तिक जीवन को प्रभावित करता है और कैसे वैयक्तिक जीवन सामाजिक जीवन को, व्यक्ति कैसे सामाजिक जो अंतर क्रियाएं हैं, इंटरेक्शंस हैं, जो सामाजिक परिघटनाएं हैं, उनमें कैसे भाग लेकर अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव समाज पर छोड़ता है और या कह लें कैसे समाज उसे मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करता है। किस तरह से सामाजिक अंतर क्रियाएं व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करती हैं, ये अंतर संबंधित अध्ययन है। कह सकते हैं सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति और उसके आसपास की जो परिवेश है या आसपास के जो लोग हैं उनके बीच का गत्यात्मक संबंधों का अध्ययन है। यह सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, वास्तविक दुनिया की समस्याओं का अध्ययन करता है, वैयक्तिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन करता है कि एक व्यक्ति किस तरह से अंतरक्रिया करता है, समाज में किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, किस तरह से अनुक्रियाएं करता है और सामाजिक व्यवहार पर उसके सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं का क्या प्रभाव पड़ता है और व्यक्तिगत विशेषताएं उसकी कैसे सामाजिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, उनकी अंतःक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। और कह सकते हैं यह मनोविज्ञान का एक बड़ा ही उदीयमान क्षेत्र है। शिक्षा और मनोविज्ञान बड़ा गहरा संबंध है। हम सबने देखा भी बातचीत करते हुए कि किस तरह से शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है और व्यवहार का परिमार्जन क्यों किया जाए यह और किस तरह की आवश्यकता है, किस व्यवहार को परिमार्जित करने की आवश्यकता, यह तो मनोविज्ञान बताता है। तो कह सकते हैं मनोविज्ञान हमें विद्यार्थियों के व्यवहार की समझ विकसित करने, उनका समाजीकरण करने या कह ले समाजीकरण के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने,
अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने, व्यक्तित्व का विकास करने, सामाजिक व्यवहारों, उनके चिंतन, उनके कौशल, इन सब का विकास करने, इन सब में वो सहायता प्रदान करता है। और इसलिए शिक्षा की समझ है तो हमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ तो विकसित करनी होगी। ये समझना होगा कि जो मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत वो क्या हैं, व्यक्ति के जीवन में उनकी क्या भूमिका है, किस तरह से वो जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरह से वो उस शैक्षिक परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करते हैं, जैसे अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे वह व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, अधिगमकर्ता को प्रभावित करते हैं, कैसे वो सिखाने वाले को प्रभावित करते हैं, कैसे वह जो अधिगम की विषय वस्तु है उसको प्रभावित करते हैं, कैसे वो जो शिक्षण की पद्धतियां हैं उनको प्रभावित करते हैं। इन सब की समझ विकसित करना हमारा ध्येय है। क्यों? क्योंकि बात करते हैं अधिगम की, जो मूल रूप से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण मूल बिंदु है, केंद्र है, शिक्षा की आत्मा है। सीखना, या जिसे अधिगम कहते हैं, जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित एक व्यापक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए एक बच्चा कौतूहलवश, जिज्ञासावश, स्वाभाविक जिज्ञासावश, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। स्वाभाविक है, एक बच्चे को अगर दीपक की लौ जलती हुई दिखाई देगी तो स्वाभाविक रूप से अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप वह कौतूहलवश उसको छूने का प्रयास करेगा और उष्णता महसूस करेगा। और जैसे ही उष्णता महसूस करेगा, यानी एक अनुभव उसे प्राप्त हुआ, यानी उत्सुकता से दीपक की लौ को पकड़ना उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। और उष्णता का अनुभव प्राप्त होने के बाद अगर वह व्यवहार का परिमार्जन करता है, व्यवहार का संशोधन करता है, या व्यवहार में अपने किसी भी प्रकार का बदलाव लाता है, तो उसे अधिगम कहते हैं, सीखना कह सकते हैं। क्योंकि वातावरण के प्रति उत्तेजनाएं तो स्वाभाविक है व्यक्ति में, इन उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया स्वाभाविक है, इन अनुक्रियाओं का शोधन ही शिक्षा है, या उसे कहें अधिगम है। तो व्यवहार में परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का सामना भिन्न प्रकार से करता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। कह सकते हैं सीखना एक स्वाभाविक व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया है। सीखना नवीन क्रियाओं का पुनर्गठन, पुनर्संयोजन और पुनर्पुष्टिकरण है। मिलर डोलार्ड एक बात कहते हैं अगर हमें सीखना है, इन ऑर्डर टू लर्न वन मस्ट वांट समथिंग, नोटिस समथिंग, डू समथिंग एंड गेट समथिंग। अगर किसी व्यक्ति को सीखना है तो क्या करना होगा, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना होगा, यानी नीड की जनरेट होगी, आवश्यकता का प्रादुर्भाव होगा, आवश्यकता का अनुभव होगा। उसे कुछ आवश्यकता होगी तो उसके लिए उसको देखना भालना पड़ेगा, कुछ करना होगा, और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना होगा। यह बात बताती है कि व्यक्ति एक स्वाभाविक रूप से क्रियाशील प्राणी है, और वह जो जन्मजात प्रतिक्रियाएं हैं, अनुक्रियाएं हैं, उनके प्रति जो वातावरण की उत्तेजनाएं हैं उनके प्रति अनुक्रिया करता है, और क्रियाओं के परिणाम स्वरूप वो जो व्यवहार में परिवर्तन करता है वो सीखने कहलाता है। सीखने के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जो थियरीज ऑफ लर्निंग हैं, उनको मोटे तौर पर हम बांटे तो दो हिस्से में आपकी समझ के लिए बांट सकते हैं। एक वो जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, बिहेवियरिस्ट थियरीज हैं, और दूसरी संज्ञानात्मक सिद्धांत। जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उनके भी दो वर्ग कर सकते हैं, एक जो विदाउट रीइंफोर्समेंट, बिना पुनर्बलन के, जिनमें शास्त्रीय अनुबंधन, पैवलव का सिद्धांत, वॉटसन की थियरी, गुथरी की थियरी आती है, और जो पुनर्बलन के साथ सिद्धांत हैं व्यवहारवाद के, उनमें थॉर्नडाइक की थियरी, स्किनर की थियरी, हल की थियरी आती है। और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं उनमें रॉबर्ट एम गैने, ऑसबेल, जैम प्याजे, जेरोम एस ब्रूनर, गेस्टाल्ट थियरी, कटलेविन की और टॉलमैन की जो साइन गेस्टाल्ट थियरी है, ये सब आती है। आइए बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पैवलव की, एक एक दोनों वर्ग से लेकर के हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया। कहता है कि प्रत्येक जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं रखता है स्वाभाविक रूप से, जो किसी ज्ञात उद्दीपक से जुड़ी हुई होती हैं और उस उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। यानी प्रत्येक प्राकृतिक उद्दीपक किसी प्राकृतिक अनुक्रिया के साथ संबंधित होता है। तो कहता है कि जब किसी अन्य अप्राकृतिक उद्दीपक को किसी प्राकृतिक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है तो पहली बार वह जो अप्राकृतिक उद्दीपक है वो कोई अनुक्रिया नहीं करता, क्योंकि वह प्राकृतिक उद्दीपक के साथ जुड़ गया है। इसलिए प्राकृतिक अनुक्रिया मिलती जरूर है, लेकिन वह प्राकृतिक अनुक्रिया मिलती है प्राकृतिक उद्दीपक के लिए। लेकिन जब किसी अप्राकृतिक उद्दीपक को प्राकृतिक उद्दीपक के साथ बार बार जोड़ दिया जाता है, बार बार युग्मित कर दिया जाता है, तो बाद में केवल अप्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर जीव प्राकृतिक अनुक्रिया देने लग जाता है, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। उसने अपने कुत्ते पर प्रयोग किया, उसने उसकी जो लार ग्रंथि है उसको एक परख नली से जोड़ दिया और भोजन दिया, जिससे सलाइवा लार आई। फिर उसने घंटी बजाई, भोजन दिया, लार आई। किसके लिए? भोजन के लिए, घंटी के लिए नहीं। पर ऐसा वो बार बार करता रहा और कई बार करने के बाद जब उसने केवल घंटी बजाई तब भी सलाइवा लार आई, जिसे कह सकते हैं कि वह अनुकूलित हो गई। जो घंटी है वह भोजन के साथ अनुकूलित हो गई और जिसे कंडीशनड कह सकते हैं, अनुकूलित व्यवहार कह सकते हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि पावलोव ने यह बताया कि अप्राकृतिक उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक के गुण ग्रहण कर लेता है, उसके साथ युग्मित होकर के, जुड़ करके। उसके इस प्रयोग में जो कुछ परिणाम उभर कर आए हैं उनकी जल्दी से चर्चा करते हुए आगे बढ़ें। जो सबसे पहला परिणाम उसने अपने प्रयोग के आधार पर बताया, वो कहा, पहली बात है तीव्रता। किस बात की तीव्रता? उद्दीपक की तीव्रता और पुरस्कार का परिमाण। इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिवॉर्ड, इनमें बड़ा धनात्मक सहसंबंध है। जितना ज्यादा तीव्र उद्दीपक होगा, पुरस्कार के परिमाण में उतना ही ज्यादा वृद्धि होगी। दूसरा, उसने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि टेम्पोरल रिलेशनशिप, कालिक संबंध, किसका? जो प्राकृतिक उद्दीपक है और जो अप्राकृतिक उद्दीपक है, दोनों के युग्मन का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कालिक संबंध, टेम्पोरल रिलेशनशिप, कहता है कि प्राकृतिक उद्दीपक और अप्राकृतिक उद्दीपक के बीच का जो समयांतराल है वह बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अनुबंधन को स्थापित करने में। और इस तरह से वह अनुबंधन के भिन्न भिन्न प्रकार बताता है, जिसमें पहला प्रकार बताता है, कहता है समकालिक अनुबंधन। कब? जब प्राकृतिक उद्दीपक और अप्राकृतिक उद्दीपक एक साथ दिए जाए। विलंबित अनुबंधन, डिलेड कंडीशनिंग, कब? पहले घंटी बजाई और फिर भोजन दिया, घंटी बजाई और भोजन दिया। उसने अपने प्रयोग के आधार पर बताया, पावलोव ने, कि 0.5 सेकंड का जो समयांतराल है वो सर्वोत्तम है अनुबंधन की सर्वोत्तम, सर्वोच्च मात्रा को उपस्थित करने के लिए। इट प्रोड्यूसेस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द कंडीशनिंग, 0.5 सेकंड। ये पावलोव ने अपने प्रयोग में पाया। विलंबित अनुबंधन के अलावा एक तीसरा भी अनुबंधन है, जिसे पश्च अनुबंधन कहते हैं। पहले भोजन दिया फिर घंटी बजाई, यह बहुत ही कम प्रभावी होता है। भोजन मिल गया तो जो उद्दीपक की तीव्रता है वो समाप्त हो गई। स्वाभाविक बात है, अनुबंधन की मात्रा कम होगी। और एक और चिन्ह अनुबंधन, यानी पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, यह तो विलंबित अनुबंधन है। लेकिन जब इसका समयांतराल और आगे बढ़ा दीजिए कि केवल उसके चिन्ह मात्र रह जाएं, जब समयांतराल बहुत बढ़ जाता है तो इसे चिन्ह अनुबंधन कहते हैं। इन अनुबंधन के प्रकारों की बात करके पावलोव हमारे समक्ष अधिगम की योजना बनाने की एक,
कह सकते हैं कि अनुबंधन कैसे करें, उसकी रणनीति या उसकी कह सकते हैं उसके प्रतिमान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जो उसके प्रयोग की तीसरी विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण है, वह है विलोपन, एक्सटेंशन। कहता है यदि अप्राकृतिक उद्दीपक के साथ प्राकृतिक उद्दीपक का युग्मन हो जाए और उसके बाद फिर प्राकृतिक उद्दीपक को हटा दिया जाए, फिर क्या होगा? विलोप हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि घंटी बजाई तो फिर लार नहीं आती, वो समझ जाता है कि केवल घंटी बज रही है, भोजन नहीं मिलने वाला। यानी जो अनुबंधन हुआ था वो समाप्त हो जाता है। लेकिन एक मजेदार बात उसने और देखी, कहा लेकिन अगर उसको थोड़ी देर के लिए आराम करने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, इसका एक लंबे समय तक उसे विश्राम दे दिया जाए और फिर अचानक परीक्षण कर लिया जाए, तो कहता है जीव अचानक अकस्मात प्रतिक्रिया दे देता है, यानी वह लाभ दे देता है, जिसे उसने कहा स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनः प्राप्त। उसने अपने प्रयोग में बताया कि इस अनुबंधन को उपस्थित करने में दो तरह की रुकावटें आती हैं, एक बाह्य रुकावट, दूसरी आंतरिक रुकावट। जो वातावरण के कारक हैं वो बाह्य रुकावट है, जैसे शोर या कोई भी अन्य डिस्ट्रैक्शन, और जो आंतरिक रुकावट है वो जीव के अंदर निहित है, जीव का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। और फिर उसने कहा कि जब जीव यह सीख लेता है, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच अनुबंधन हो जाता है, तो जीव समान प्रकार के उद्दीपकों के प्रति भी समान प्रकार की अनुक्रिया करना सीख जाता है, या कहने सामान्यीकृत कर लेता है। उसने कहा कि यह सामान्यीकरण की जो उसकी प्रवृत्ति है, यह भी एक उसकी विशेषता है। जो पावलोव का सिद्धांत है, उसके अगर शैक्षिक निहितार्थ की बात करें, हम जो कुछ भी चिन्ह, प्रतीक, अक्षर, गिनती, पहाड़ा, जो कुछ भी सीखते हैं सिंबल और साइन के रूप में, चिन्ह और प्रतीकों के रूप में, वह इसी पद्धति से संभव है, यानी सिग्नल लर्निंग के माध्यम से, यानी संकेत अधिगम के माध्यम से, यानी उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से। अच्छी आदतों का निर्माण, बुरी आदतों को दूर करना, पशुओं का प्रशिक्षण, यह सब इसी शास्त्रीय अनुबंधन के माध्यम से संभव है। जो भय है हमारा, भय को दूर करना, साइकोथेरेपी, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। जो पशुओं का प्रशिक्षण किया जाता है, जैसे भालू को नाचना सिखाना, यह भी इसी के माध्यम से किया जाता है। एक दूसरे अनुबंधन की बात कर लें समय को देखते हुए, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, स्किनर ने कहा कि दो तरह के व्यवहार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। द वन इज रिस्पोंडेंट बिहेवियर which is always associated with any known stimulus। दो तरह के व्यवहार होते हैं, एक अनुक्रियावादी व्यवहार जो किसी ज्ञात उद्दीपक के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है, और दूसरे there are other type of behavior which are operant behavior, they are not associated with any known stimulus। वे किसी ज्ञात उद्दीपक से नहीं जुड़े हुए होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, केवल अवलोकन द्वारा ज्ञात होते हैं, ऐच्छिक होते हैं। व्यक्ति जब चाहे करेगा, वह किसी उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर उपस्थित नहीं होते, बल्कि जब उपस्थित हो जाते हैं, यानी घटना घट जाती है, तो उसके आधार पर हमें ज्ञात होता है कि किसी न किसी उद्दीपक की उपस्थिति हुई है। तो कहता है कि जो अनुक्रियावादी व्यवहार है वो तो ज्ञात उद्दीपक से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि पावलोव ने बताया, लेकिन हमारा बहुत सारा व्यवहार सक्रियतावादी व्यवहार होता है, क्रिया प्रसूत, क्रिया से जन्मा हुआ व्यवहार होता है। ध्यान दीजिएगा, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन, जिसमें किसी पुनर्बलित अप्राकृतिक उद्दीपक का प्राकृतिक उद्दीपक के साथ युग्मन कराया जाता है, उसको स्किनर टाइप एस अनुबंधन कहता है। और अपने वाले को, कौन सा अपना वाला? सक्रियतावादी जो अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन,
जो किसी ज्ञात उद्दीपक से नहीं जुड़ा हुआ है, उसे टाइप आर अनुबंधन कहता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहता है। कहता है कि जीव बिना किसी उद्दीपक की उपस्थिति के स्वाभाविक और सहज रूप से अनुक्रिया करता है, और वांछित अनुक्रिया के उत्पन्न हो जाने पर, ध्यान से देखिएगा, जब वांछित अनुक्रिया उत्पन्न हो गई, यानी जो आप चाहते थे वो हो गया, तो उस वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलित करके उस व्यवहार को सीख लिया जाता है। उसने 1830 में सफेद चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए और उसने एक बॉक्स का निर्माण किया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है, और उसने अपने प्रयोग के माध्यम से कबूतरों को नाचना, या उसने जो कबूतर उस पर चूहों पर, सफेद चूहों पर प्रयोग किए थे, उनके माध्यम से उसने देखा कि कैसे जो पुनर्बलन है वांछित व्यवहार को कैसे समृद्ध करता है, कैसे वह उसको कह सकते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के माध्यम से कैसे उसके व्यवहार की शेपिंग की जाती है। तो उसके सक्रिय अनुबंधन व्यवहार सिद्धांत की जो सबसे पहली विशेषता या उसका पहला घटक है वो शेपिंग है, आकार देना। यानी जो वांछित व्यवहार है वह जब घटित हो जाए तो उस वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन देकर के और अवांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन को रोककर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के माध्यम से, क्रमिक सन्निकटन के माध्यम से, यानी पुनर्बलन के न्यायपूर्ण प्रयोग, जुडिशियस यूज ऑफ सेलेक्टिव रिइंफोर्समेंट के माध्यम से वांछित व्यवहार का दृढ़ीकरण किया जा सकता है। और इसमें तीन प्रक्रियाएं, इस शेपिंग की प्रक्रिया में तीन प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो सामान्यीकरण। ऐसा करने में जीव दो तरह की बातें करता है, या तो वो अनुक्रिया को सामान्यीकृत कर लेता है और या फिर वो उद्दीपक को सामान्यीकृत कर लेगा। हम सब जानते हैं, जैसे कई बार हम जानते हैं कि जब कोई किसी प्रकार की अगर पैर से चलने की आवाज आ रही खटखट की, तो हम कहते हैं फला व्यक्ति जा रहा है। हम कई बार उद्दीपक को जनरलाइज कर लेते हैं, कई बार हम अनुक्रिया को जनरलाइज कर लेते हैं, और कहता है कि ये जो अनुक्रिया का कह सकते हैं एक ये संयोजन है, एक अनुक्रिया का दूसरे के साथ संयोजन, ये इसी को जंजीरीकरण कहता है। जैसे कबूतर को उसने नाचना सिखाया, तो जब उसने दाहिनी ओर घूमा, एक बार कबूतर बैठा हुआ है, जब तक वो दाहिनी ओर नहीं घूम रहा है, वो बाईं ओर घूम रहा है तो पुनर्बल नहीं दे रहा है। जैसे उसने दाईं ओर घूमा, उसने फूड प्लेट जो है भोजन की गोलियां गिरा दी, कबूतर दाहिनी ओर मुड़ा, उसने भोजन की गोलियां ली। अब अगली बार फिर जब वो दाहिनी ओर मुड़ा फिर दे दी, और इस तरह से धीरे धीरे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के माध्यम से उसने कबूतर को नाचना सिखाया, घूमना सिखाया। तो इसमें एक अनुक्रिया का दूसरे के साथ संयोजन, जंजीरीकरण करना, और तीसरा आदत प्रतिस्पर्धा, यानी उचित आदत, यानी उचित आदत मतलब वांछनीय व्यवहार को उचित पुनर्बलन देकर प्रतिद्वंदी व्यवहार के ऊपर स्थापित करना, प्रभुत्व लाना। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के जुडिशियस यूज की जो बात करता है ये स्किनर, वह शिक्षा के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान है। कहता है पुनर्बलन क्या है? ये वो उद्दीपक है जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि दो तरह के पुनर्बलन होंगे, सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। जैसे भोजन भूखे व्यक्ति के लिए सकारात्मक पुनर्बलन है। अब कुत्ते के डर से आप किसी के घर नहीं जा रहे हैं, नकारात्मक पुनर्बलन है। तीसरा एक दंड है। मैं आप सबसे विशेष आग्रह करूंगा, इसे समझिएगा। कई बार दंड को लोग नकारात्मक पुनर्बलन समझते हैं। मैं यहां, मेरा विशेष आग्रह है आपके साथ, समझ लें, दंड नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है। पनिशमेंट इज अवर्सिव स्टिमुलस, वह अनिच्छुक उद्दीपक है जिससे हर व्यक्ति बचना चाहता है। कोई दंड चाहता है भला? हर व्यक्ति दंड से बचना चाहता है। और इसलिए क्या ऐसा भी होता है कभी कि आप पहले दंड देने की आप कोई घटना न करें? ऐसा नहीं होता। क्या होता है? यह किसी अनुक्रिया के घटित होने के बाद आता है और उस अनुक्रिया को दमित करता है। प्रायः यह त्रुटि करते हैं लोग समझने में कि
जो दंड है उसे नकारात्मक पुनर्बलन समझ जाते हैं। यह नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है, यह एवर्सिव स्टिमुलस है, यह अनिच्छुक उद्दीपक है, जिसकी इच्छा नहीं होती हमें, जिससे हम बचना चाहते हैं। पुनर्बलन अनुसूची की बात करता है, सतत पुनर्बलन अनुसूची देता है, कहता है फिक्स्ड इंटरवल, जैसे सैलरी, तनख्वाह मिलती है, हर 30 तारीख को तनख्वाह आ रही है, इसीलिए आप अपने शिक्षा में इसका प्रयोग समझिएगा, अनुप्रयोग करिएगा कि सतत पुनर्बलन कितना उपयोगी है। कई बार आप देखते हैं सैलरी मिलती है तो लोग संतुष्ट नहीं होते, और छोटा सा इंसेंटिव आ जाता है तो बड़े खुश होते हैं। पूरी बड़ी सैलरी नहीं संतुष्ट देती, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड इंटरवल पर आ रही है, एक निश्चित समय पे आ ही रही है, 30 तारीख को पता ही तनख्वाह आ जाएगी। परीक्षा, ये उदाहरण है नियत अंतराल अनुसूची के। एक दूसरा भी इसी प्रकार का है सतत पुनर्बलन में, क्या? फिक्स्ड रेशियो, नियत अनुपात पुनर्बलन। जैसे आपने अगर 25% काम कर लिया, फिर 50% काम कर लिया, फिर 75% काम कर लिया, फिर 100% काम कर लिया, तो आपको पता है जैसे 25% काम होगा आपको मिल जाएगा पुनर्बलन, जैसे 25% अगला होगा पूरा मिल जाएगा। यहां व्यक्ति को पता है कि जैसे ये काम करूंगा वैसे ही मिल जाएगा। निश्चित रूप से ये बड़े महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से कब क्या आपको प्रयोग करना है यह बड़ा जानना आवश्यक है। तीसरा है, कह लें, असतत पुनर्बलन। असतत पुनर्बलन में पहला कह सकते हैं चर अनुपात पुनर्बलन है, वेरिएबल इंटरवल है। कैसे? जैसे 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद जब हम देते हैं पुनर्बलन, और वेरिएबल या कभी अचानक दे दिया। वेरिएबल इंटरवल मतलब आपने 2 के बाद 4 नहीं, 2 के बाद 7 पर दे दिया, कभी 10 पे दे दिया, कभी 15 पे दे दिया, कभी 25 पे दे दिया, कभी 1 घंटे पे दे दिया, यानी जो समय अंतराल है तय नहीं है। इसी तरह से वेरिएबल रेशियो है, ये कह सकते हैं चर अनुपात पुनर्बलन। कभी 25% दे दिया, कभी 40% पे दे दिया, कभी 75% पे दे दिया। तो ये 4 अनुसूची हैं, नियत अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, नियत अंतराल कह सकते हैं नियत अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, फिर असतत पुनर्बलन अनुसूची, जिसके अंतर्गत चर अंतराल और चर अनुपात पुनर्बलन। ये 4 प्रकार के जो अनुसूचियां हैं ये हमें समझना होगा। निश्चित रूप से जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है उसका शिक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। तीसरा जो अधिगम सिद्धांत है वह है बॉन्ड थियरी, बंध सिद्धांत, संयोजनवाद कहते हैं इसे, त्रुटि और प्रयत्न का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे थॉर्नडाइक ने दिया। उसने पिंजड़े में बंद भूखी बिल्ली को रख करके उद्दीपक के रूप में उसे स्थापित किया और पिंजड़े के बाहर भोजन रखा, और ये इन दोनों का जो संयोजन है वो एक उद्दीपक के रूप में काम किया। बिल्ली ने भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं की। बिल्ली द्वारा पहले पिंजड़े में उछल कूद मचाना, फिर बिल्ली द्वारा पिंजड़े की सलाखों को हिलाने का प्रयास करना, बिल्ली द्वारा सलाखों से निकलने का सफल प्रयास करना, बिल्ली द्वारा पिंजड़े के खोलने वाले जो लीवर है उस पर अचानक उसका पैर पड़ जाना, अकस्मात, त्रुटिवश, इसीलिए इसका नाम प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत भी है। और अचानक लीवर दब जाने पर गेट खुल जाना, भोजन प्राप्त कर लेना। कुछ प्रयासों के उपरांत बिल्ली ये जान जाती है कि जो संतुष्टि प्रदान करने वाली अनुक्रिया है वह कौन सी है, और उसका युग्मन हो जाता है। यही, और इसी को हम कह सकते हैं कि यह प्रयत्न और त्रुटि के माध्यम से सीखना कहलाता है। उसने अपने निष्कर्ष में 2 बातें कही कि पहली बात तो यह कि अधिगम में प्रयास और त्रुटि समाहित है, और दूसरा अधिगम बंधनों के बनने का परिणाम है। जब ये त्रुटि हुई, प्रयास हुआ और त्रुटि हुई, प्रयास और त्रुटि के बाद जिससे सफलता मिली, उस सफल प्रयास का युग्मन, बॉन्ड बन जाना, बंध बन जाना, संयोजन हो जाना, यही सीखना है। उसने 3 नियम दिए जिन्हें प्राथमिक नियम कहते हैं। पहला तत्परता का नियम, कि व्यक्ति तभी सीखेगा जब रेडी होगा, तैयार होगा सीखने के लिए, जब उसका मन होगा। घोड़े को नदी तक पहुंचा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते, पानी तभी पिएगा जब उसका मन होगा, यानी तत्पर होगा, सीखने के लिए तैयार होगा। अभ्यास का नियम, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, अभ्यास का नियम, जिसमें 2 उसके उप नियम हैं, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज, यानी जब हम उपयोग करते हैं या अनयूज कह लें, जब हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, और जब उपयोग करना बंद कर देते हैं, यानी सीखना हमारे कह सकते हैं कि अभ्यास पर निर्भर करता है। और तीसरा परिणाम का नियम। तो उसने 3 मूल नियम दिए
प्राइमरी लॉ दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। द्वितीयक नियम भी उसने बताए कि ये तो मूल नियम है, इसके अलावा बहुत सारी कुछ और भी नियम हमें दिखाई देते हैं इस प्रयोग में। बहु अनुक्रिया का नियम कि व्यक्ति बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, उसमें से जो वांछित या जो कह सकते हैं जो सफलता देती है उस अनुक्रिया को सीख जाता है। मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, इन पर हमें समझना होगा कि कैसे इनका उपयोग शैक्षिक अधिगम परिस्थितियों में किया जा सकता है। संज्ञानात्मक अधिगम की बात भी कर लें। रॉबर्ट एम गेने कहता है कि अधिगम की अवधारणा को समझने के लिए उसकी जो स्थितियां हैं वह पूर्वापेक्षाएं हैं। यहां संज्ञानवादी जो लोग हैं वो समग्रता, संपूर्ण जो परिस्थिति है उसकी बात करते हैं। कहते हैं अधिगम की परिस्थितियां और व्यवहार का एक क्रम है। शिक्षण का कार्य स्मृति स्तर से लेकर के चिंतन स्तर तक चलता है। और उसने अधिगम के 8 स्तर बताए, 8 स्टेजेस बताई, और कहा कि जहां सीखने वाला जो पहला स्तर है या जो कह सकते हैं शुरुआती स्तर है, उससे आगे के स्तर की ओर यानी सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ता है। यानी अगले जो पहले के स्तर हैं उनमें दक्षता प्राप्त करने के बाद अगले स्तर पर प्रभुत्व प्राप्त करता है। कहता है इसलिए सीखने की एक श्रृंखला है। अधिगम तभी होता है जब अधिगमकर्ता पहले से सीखे गए उद्दीपनों को जोड़ने में सक्षम हो। उसने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, 8 प्रकार सीखने के बताए। संकेत अधिगम जिसे सिग्नल लर्निंग कहते हैं, और इनका एक क्रम बताया। ये नीचे से आधार से लेकर के ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम है। यानी संकेत अधिगम जो अभी हमने पावलोव की थ्योरी की बात की, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग जो हमने अभी स्किनर की बात की, जो अभी हम लोगों ने शास्त्रीय अनुबंधन के बाद सक्रिय अनुबंधन की बात की, एसआर लर्निंग। तीसरा उसने बताया जो स्तर है वो चेनिंग, जंजीरीकरण। चौथा वर्बल एसोसिएशन, शब्द साहचर्य। पांचवा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। छठवां कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा लर्निंग, अवधारणा अधिगम। सातवां रूल लर्निंग यानी नियम अधिगम, और आठवां समस्या समाधान अधिगम। कहता है कि लर्निंग की एक हायरार्की है, पिरामिड है, यानी पहले एक आधार से दूसरे आधार की ओर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये अवश्य संभव है कि एक व्यक्ति एक आधार पर रहते हुए दूसरे आधार पर जल्दी पहुंच जाए, और या कह लें एक साथ 2 और 3 आधारों पर जाए, लेकिन क्रम इनका यही होगा। इसीलिए इनके सिद्धांत को लर्निंग हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं, अधिगम का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक जिन्होंने संज्ञानवादी विचारक कह सकते हैं, ऑस्वेल, उनका विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं अर्थपूर्ण अधिगम, उनका सिद्धांत अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। शाब्दिक अधिगम उनके सिद्धांत की मुख्य विशेषता। कहते हैं कैसे अधिगम करता अपनी संज्ञानात्मक संरचना में नई जानकारी सम्मिलित करता है, और उसके लिए वो जो मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना है उसमें एक नई सामग्री के सीखने और प्रतिधारण को उसके प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको कैसे वो आत्मसात करता है। और इस रूप में कह सकते हैं 4 प्रकार के सीखने की बात करता है। पहला अभिग्रहण अधिगम कब होता है? जब बच्चा केवल कक्षा शिक्षण की जो पाठ्य पुस्तक है, संदर्भ सामग्री है, सहायक सामग्री है, उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा अन्वेषण अधिगम, जब बच्चे को नई जानकारी दी जाती है, नई जानकारी के बारे में उसे दिया ना जाए, स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए खोज करने के लिए, उसे अवसर दिया जाए खोजने के लिए, अन्वेषण अधिगम। तीसरा है रटकर अधिगम, रटंत अधिगम कहते हैं हम लोग, बिना समझे पुनरावृत्ति के आधार पर जानकारी का संग्रहण और संस्मरण। और चौथा अर्थपूर्ण अधिगम, जो सक्रिय, रचनात्मक और लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वो कहता है ऑस्वेल कि अर्थपूर्ण अधिगम तभी होता है जब संज्ञानात्मक संरचना में जो वर्तमान जो विचार हैं, जो वर्तमान ज्ञान है, उनको शामिल कर लिया जाता है। उसने रट कर सीखने की जगह अर्थपूर्ण सीखने को ज्यादा महत्व प्रदान किया। इसी तरह से ऑस्वेल की ही तरह एक और अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, जेरोम एस ब्रूनर। ब्रूनर कहते हैं ज्ञान का प्रतिनिधित्व
विभिन्न प्रकार की सोच और उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से किया जाता है। उसने संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण बताए। सक्रिय अवस्था इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन स्टेज, दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज यानी सांकेतिक चरण। ब्रूनर और ऑस्बेल दोनों संज्ञानात्मक सिद्धांतवादी है, दोनों बड़ी समानताएं हैं। दोनों की खास बात एक संज्ञानात्मक सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। दोनों ही रटकर सीखने के स्थान पर अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। दोनों ही सीखने वाले की मानसिक क्रियाओं पर बल देते हैं। दोनों के ही सिद्धांतों में संगठन अथवा संरचना की बात की गई है। हाँ, ब्रूनर विषय की संरचना की बात करते हैं और ऑस्बेल संज्ञानात्मक संरचना की बात करते हैं। दोनों का संबंध रिलेशनशिप पर है, यानी संबंध बनाने पर है, यानी नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, पर एक मूल असमानता है दोनों में। ब्रूनर का जो अर्थपूर्ण अधिगम सीखना है, अधिगम है, वह आगमनात्मक है, इंडक्टिव है, जबकि जो ऑस्बेल का अधिगम है वह निगमनात्मक है। एक और मनोवैज्ञानिक की जल्दी से चर्चा करता चलूं जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं, स्विस मनोवैज्ञानिक जें प्याजे। उन्होंने कहा कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि बौद्धिक प्रक्रिया है, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। और यह संप्रत्यय निर्माण बच्चों की आयु के अनुसार सरल से कठिन संप्रत्यय के क्रम में होता है। कहता है बच्चों का जो मस्तिष्क है जैसे जैसे विकसित हो जाता है उसमें सरल से अपेक्षाकृत जटिल प्रश्नों का निर्माण और उनकी उपयोगिता की क्षमता विकसित हो जाती है। और ये कहता है ये 2 तरह से होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन के माध्यम से, संगठन और अनुकूलन के माध्यम से। संगठन क्या है? कंबाइनिंग एंड इंटीग्रेटिंग अवेलेबल स्कीमा। वो स्कीमा शब्द का इस्तेमाल करता है, ये स्कीम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। स्कीमा, स्कीमा क्या है? स्कीमा है ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का एक संगठित ढंग, मेंटल स्ट्रक्चर। स्कीमा, स्कीम नहीं, स्कीमा। और कहता है ये 2 प्रकार से करता है। एक तो ये जो जैसे मैंने कहा कि संगठन और अनुकूलन, अनुकूलन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, एक आत्मसातीकरण एसिमिलेशन और दूसरा एक्मोडेशन। आत्मसातीकरण क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई जो योजनाएं हैं, जो उसके मेंटल मैप्स हैं, जो उसके स्कीमाज हैं, उनका सहारा लेता है और उनके आधार पर सीखता है। इनकॉर्पोरेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। और इसके विपरीत समायोजन, एक्मोडेशन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जो पूर्व में जो हमारी योजना है, स्कीमा है, उससे काम नहीं चल रहा, उसमें संशोधन करना चाहता है, विकास करना चाहता है, परिमार्जन करना चाहता है। तो इस तरह से कह सकते हैं बालक आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया से अपने मस्तिष्क में संतुलन स्थापित करना चाहता है, इक्विलिब्रियम चाहता है। ये इक्विलिब्रियम की ओर जाना चाहता है, क्योंकि जब कोई नई समस्या आएगी तो मस्तिष्क में असंतुलन पैदा होगा और मस्तिष्क असंतुलन से संतुलन की ओर तुरंत बढ़ने का प्रयास करता है। उसके लिए वो आत्मसातीकरण और समायोजन का काम करता है और इस तरह से कह सकते हैं इन प्रक्रियाओं के माध्यम से वह अपने अधिगम को संचालित करता है। संज्ञानात्मक विकास की वो अवस्थाएं क्या बताता है? कहता है 0 से 2 ईयर, यानी जो 0 से 2 वर्ष वो संवेदी गामक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष और 7 से 12 वर्ष कह लें, इन दोनों को, यानी और फिर 12 से कह सकते हैं किशोरावस्था, इस तरह की बात करता है। 0 से 2 वर्ष संज्ञानात्मक कह सकते हैं संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रियों का उपयोग। 2 से 7 वर्ष के 2 हिस्से करता है, 2 to 4 इयर्स, जिसे प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहता है, पूर्व अवधारणात्मक अवस्था। और 4 से 7 वर्ष की अवस्था इंट्यूटिव स्टेज, सहज बोध की अवस्था। और फिर 7 से 12 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जहां वो मूर्त संक्रियाएं करने में सक्षम हो जाता है, और 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था में जाता है। एक और विचारक हैं व्यागोत्स्की, जिनके सीखने को हम कह सकते हैं, जिन्होंने सीखने को सामाजिक प्रक्रिया माना। कहा लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल इंटरेक्शन। क्या कहता है? कहता है जो बच्चे की जो संस्कृति है वह उसके संज्ञानात्मक विकास को तय करती है। संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति और समाज के बीच गतिशील संबंध का उत्पाद है। 4 सिद्धांत दिया उसने मूल रूप से। कहा बच्चे अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। ज्ञान का जो ये अधिग्रहण है वो सामाजिक संदर्भ के बिना नहीं हो सकता। अधिगम होता है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अंतरक्रिया के माध्यम से। मध्यस्थता को सामाजिक रूप से संगठित गतिविधि के रूप में देखता है। और विशेष रूप से 2 बातों को और वो कहता है, स्कैफोल्डिंग, कहता है सपोर्ट प्रदान करना लर्निंग के लिए। कैसे? क्यूज दे करके, इंकरेजमेंट दे करके, एग्जाम्पल दे करके, इलस्ट्रेशन दे करके, उदाहरण दे करके, स्कैफोल्डिंग यानी सपोर्ट प्रदान करना।
और दूसरा कहता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अवसर उपलब्ध कराना। कैसा? ऐसा स्थान प्रदान करना, ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना जहां ऐसा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र प्रदान करना जहां उसे सुविधा हो, जहां वो कह सके कि मैं अपने आप सीख सकता हूं। थोड़ी सी बात करते हैं आगे अन्य संप्रदायों की, जैसे बुद्ध की। मनोविज्ञान में बुद्धि एक ऐसा संप्रदाय है जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने बहुत बल दिया। बुद्धि को सामान्य रूप से ज्ञान, चतुराई, समझ के रूप में हम लोग मानते हैं, लेकिन व्यापक रूप से बुद्धि एक व्यापक संप्रदाय है। फ्रीमैन ने बुद्धि की लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण किया और उन्हें 3 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग मानता है बुद्धि समायोजन की योग्यता है, यानी जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं का एक वर्ग है, वो पहला वर्ग बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में देखता है, जिसमें स्टर्न, बर्ट, क्रूज इनकी परिभाषाएं आती हैं। क्रूज कहता है कि बुद्धि नई और भिन्न परिस्थितियों में सीखने की योग्यता है। वहीं एक दूसरा वर्ग है जो मानता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, जो बकिंघम, डियरबॉर्न जैसे लोग मानते हैं। डियरबॉर्न कहता है बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अधिगम करने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। और तीसरा समूह मानता है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान जितना उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता। वैश्लर ने बुद्धि की बड़ी व्यापक परिभाषा दी है। कहता है बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने और वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करने की सामूहिक योग्यता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 रूप बताए: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत हैं, जैसे मानसिक अनुशासन सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि का 2 तत्व सिद्धांत, जो कह सकते हैं स्पीयरमैन ने दिया, और बाद में उसने समूह कारक, एक और कारक जोड़कर बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत दिया। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो मानता है कि व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जैसे न्यूमेरिकल, वर्बल, स्पेशियल, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग, मेमोरी, परसेप्चुअल एबिलिटी, और इनके आधार पर उसने बुद्धि को समझने का प्रयास किया। गिलफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया, कहा बुद्धि की 3 विमाएं हैं: संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। 5 प्रकार की संक्रियाएं: ज्ञान, संज्ञान, संस्मरण, परंपरागत चिंतन, अपरागत चिंतन और मूल्यांकन। इनके माध्यम से बुद्धि कुछ क्रियाएं करती है। क्रियाएं कहां करेगी? विषय वस्तु के माध्यम से। ये क्रियाएं कहां होंगी? आकृतिक होंगी, आकृतिक दृश्य होंगी, आकृतिक श्रव्य होंगी, प्रतीकात्मक होंगी, अर्थगत होंगी या व्यवहारिक होंगी, और कुछ उत्पाद आएंगे। कैसे? इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण, नेता। गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। उसने 8 प्रकार की बुद्धि बताई: तार्किक बुद्धि, जो रीजनिंग स्मार्ट लोग होते हैं; भाषाई बुद्धि, जो वर्ड स्मार्ट लोग होते हैं; इसमें स्पेशल इंटेलिजेंस, जो पिक्चर स्मार्ट लोग होते हैं, जैसे नाविक, मूर्तिकार, ड्राइवर; म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिनमें संगीत की क्षमता होती है, संगीत की योग्यता होती है; बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी शारीरिक गति बुद्धि, जो नृत्य करने वालों में, व्यायाम करने वालों में होती है, बॉडी स्मार्ट; इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो अंतरवैयक्तिक बुद्धि, जो दूसरे के व्यवहार को समझने में मदद करती है; इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो अपने को समझने में, अपने अंदर अपनी बुद्धि को समझने में मदद करती है, जैसे गांधी जी उदाहरण है जिन्होंने अपने को समझा; नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि, जो वनस्पतियों, जीवों को पहचानने, उनकी क्षमता में वृद्धि करती है, जैसे किसान, वनस्पति वैज्ञानिक। ये 8 प्रकार की बुद्धि बताई। एक छोटी सी बात व्यक्तित्व की करते हुए बात को समाप्त करूंगा। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का सम्मिलित रूप है। व्यक्ति के अंदर जो निहित व्यवहार है, उनकी समग्र विशेषता है। ऑलपोर्ट व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह उसके अंदर निहित मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। गत्यात्मक मतलब व्यक्तित्व में जड़ता नहीं है, परिवर्तनशीलता है। संगठन का मतलब जन्मजात जो शक्तियां हैं और जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं, उनका संगठन है, उनके बीच अंतर क्रिया होती है, और जब अंतर क्रिया होती है तब व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। और ये जो संगठन है, यह समायोजन के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता है। व्यक्तित्व के बहुत सारे निर्धारक हैं, जैविकीय निर्धारक जैसे शारीरिक ऊंचाई, भार, रासायनिकी; पर्यावरणीय निर्धारक जैसे आप जानते हैं जो भौतिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है; और मनोवैज्ञानिक कारण जो बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, क्षमता, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक कारक।
यह सभी जो विषय हैं, ये व्यक्ति को समझने के लिए, व्यक्ति की समझ को विकसित करने के लिए, व्यक्ति के अंदर जो भिन्नता है उसको जानने के लिए, व्यक्ति को समाज का एक सामाजिक व्यक्ति बनाने के लिए, समाज का एक उत्पादक व्यक्ति बनाने के लिए, सृजनात्मक व्यक्ति बनाने के लिए तैयार करते हैं। आज हम लोगों ने इन भिन्न भिन्न विषयों की बात की जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति के वैयक्तिक भिन्नता को बनाए रखने, व्यक्ति की वैयक्तिक भिन्नता के साथ उसे अपना स्थान बनाने में, समाज में स्थापित करने में सहयोग देते हैं। इसी के साथ आज के इस सत्र को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। मैं डॉक्टर सुभाष मिश्र, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ इस सत्र को यहीं समाप्त करते हुए पुनः अगले सत्र में मिलने की बात करते हैं। धन्यवाद।